उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, भाजपा ने सांसदों को दिल्ली बुलाया। कार्यशाला का होगा आयोजन। इंडी गठबंधन भी समर्थन जुटाने की कवायद में जुटा। धनबाद की कतरास अंतर्गत माइनिंग आउटसोर्सिंग साइट पर बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की मौत। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। जामताड़ा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्य के मंत्री इरफान अंसारी हुए शामिल। गिरिडीह में आजसू पार्टी की हुई बैठक। और अनंत चतुर्दशी को लेकर राज्य भर में माहौल भक्ति में। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल हो रहे भक्त। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। एनडीए और इंडी गठबंधन समर्थन जुटाने की कवायद में जुटे हैं। इधर भाजपा ने आज सभी सांसद को दिल्ली बुलाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसके अगले दिन यानी कल 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। ये कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो संसद परिसर के जेएमसी बालयोगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कार्यशाला के खत्म होने के बाद 8 तारीख प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आवास पर सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को एकजुट करने और रणनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से रखा गया है। धनबाद के कतरास क्षेत्र अंतर्गत माइनिंग आउटसोर्सिंग साइट पर पत्थर खिसकने से कल बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 मजदूरों के मौत की खबर है। घटना की सूचना के बाद बीसीसीएल के अधिकारी, सीआईएसएफ के जवान और पुलिस मौके पर पहुंची तथा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस हादसे में सर्विस वैन गहरी खाई में जा गिरा। घटना को लेकर स्थानीय लोगों और श्रमिक संघों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कर रहे हैं और आज जो भी लोग फंसे हैं और जो लोग दबे हैं वो सारे अवैध माइनिंग के लोग और दिहाड़ी मजदूर है, जो टुंडी जैसे सदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वो लोग बेचारे करीब करीब हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग दबे हुए हैं। लोग अपने जान बचाने के लिए त्राही करते रहे, लेकिन हमको लग रहा है कि शायद वो लोग सारे लोग फेटल हो गए हैं। हमको नहीं लग रहा कि कोई व्यक्ति बचे होंगे। बाघमारा क्षेत्र में खासकर बता रहे हैं, यहाँ सैकड़ों जगह जो है अवैध माइंस का जो खुलेआम चल रही है और बोलती है कि यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन क्या कर रही है वो तो पूरा देख रहा है पूरा जनता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कतरास हादसे पर संवेदना जताई है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगे। श्री मरांडी ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और आश्रितों के रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की है। कई अन्य नेताओं ने भी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है। इस सिलसिले में जामताड़ा सर्किट हाउस में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्य के मंत्री इरफान अंसारी समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में संगठन मजबूती और विस्तार पर लंबी चर्चा चली। श्री यादव और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इस दौरान पत्रकारों से भी रूबरू हुए। इस तरह से बिहार में राहुल गांधी जी ने पिछले 15 दिन तक लगातार पदयात्राएं करके समूचे बिहार को जागृत करने के साथ साथ देश में भी जागृति उन्होंने लाई है। किस तरह से, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो विधानसभा का, चाहे दिल्ली का भी चुनाव आपने देखा हो, चाहे अन्य हमारे स्टेट्स में चुनाव हुए हों,
पूर्ण रूप से वोट की चोरी हो रही है। इधर गिरिडीह में आजसू पार्टी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में आजसू पार्टी प्रमुख ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और जनहित को लेकर संघर्ष तेज करने का संकल्प दोहराया। निकाय चुनाव के मुद्दे पर भी श्री महतो ने पार्टी का रुख स्पष्ट किया। लेकर भी यही अपनाया था, लेकिन करीब 10,000 लोगों का, खासकर बैकवर्ड लोगों का हक और अधिकार सरकार ने छीनने का काम किया, जो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए रिजर्वेशन रहता। लेकिन नगर इकाई में भी यही काम सरकार करने वाली थी। हमारा जोर और खासकर माननीय अदालत का हस्तक्षेप से ये हुआ है कि ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय हुआ है। ट्रिपल टेस्ट के लिए सरकार कह रही है, इनका कितना नगर के अंदर में लोगों का कितना दरवाजे तक पहुंच पा रही है, टेस्ट कैसा आएगा, कभी कभी इस पर शक भी होता है। लेकिन हिदायत है कोर्ट का कि जल्द से जल्द और समय ना लेकर इस चुनाव कराएं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना होगा कि कहीं इससे ट्रिपल टेस्ट प्रभावित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। जीएसटी स्लैब में बदलाव और दरों में कटौती 22 सितंबर से प्रभावी होने जा रही है। जीएसटी 2.0 सुधारों का सबसे बड़ा असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर दिखने वाला है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से छोटी और बजट सेगमेंट की कारें पहले से ज्यादा सस्ती होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को नई रफ्तार मिलने की भी उम्मीद है। जीएसटी दर के बदलाव से सामान्य वर्ग को राहत मिलेगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने छोटे पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों की कीमतें कम करने के लिए जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नई कर दर पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर लागू होगी। साथ ही 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी यह छूट लागू होने से दाम में कमी आएगी और आम खरीदार को राहत मिलेगी। साथ ही छोटे और बजट सेगमेंट के वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। वहीं ऑटो रिक्शा और 3 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ ऑटो चालकों को मिलेगा। इससे लोकल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन पर जीएसटी दर 18% कर दी गई है। इससे बस, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों के दाम में कमी आएगी। ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सेक्टर की सेवाओं में वृद्धि होगी। From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts. वहीं ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसका किसानों को बहुत लाभ होगा। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों के दाम कम होंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि ट्रैक्टर टायर पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जिससे ट्रैक्टर के पुर्जों की कीमत में भी कमी आएगी। मशीन के दाम कम होने से किसानों की लागत कम होगी, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी स्लैब में इस व्यापक बदलाव और कंपनसेशन सेस को हटाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले महीनों में मजबूत मांग देखने को मिलेगी। ऑटो निर्माता कंपनियां अगले कुछ तिमाहियों में बिक्री में तेज उछाल की उम्मीद कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीएसटी में कटौती से मार्केट को जहां बूस्ट मिला है, वहीं विभिन्न वर्गों द्वारा जीएसटी काउंसिल के निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। राजधानी रांची में भी जीएसटी स्लैब में बदलाव और दरों में कटौती से सभी खुश हैं। बहुत दिनों से आम जनता की एक उम्मीद थी कि जीएसटी लगने के बाद में चीज़ों में सरलीकरण होगा, तो सरकार ने इस माध्यम से रेटों को सिंप्लीफाई करने की प्रयास जरूर किया है। और सबसे मुख्य मुद्दा है स्वास्थ्य पे जो सरकार ने ध्यान दिया, इससे आम पब्लिक, आम जनता सब माने
इससे माने अच्छा माने उनको लगेगा। है आम जनता के हिसाब से जो जेन्युइन जरूरत है आदमी का वो सब सस्ता हुआ है, और जो मान लीजिए टोबैको प्रोडक्ट जैसा जो भी चीज़ है ये सब महंगा हुआ, तो ये सब चीज़ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दवाएं सस्ती हुई है, नॉर्मल खाने पीने का पदार्थ सब सस्ता हुआ है। ये जीएसटी की सुधार की मांग हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, खासकर एफएमसीजी की प्रोडक्ट हो और ड्यूरेबल गुड्स हो, सभी पे जीएसटी की दरें कमी हुई है, ये जो कि 18% से 5% और 28% वाली जो जीएसटी थी उसको उन्होंने 18% पे लाया है। इसका प्रभाव आम उपभोक्ता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, एक बूस्टअप होगी मार्केट पे और एक मार्केट का नया रुझान आएगा। तक समझ में आ रहा, उससे गरीब तबके को तो बहुत ही फायदा मिलेगा और ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और इससे उम्मीद भी थी मोदी जी से कि हाँ इस टाइप का कुछ आने वाला है और बहुत अच्छा लग रहा है। साहिबगंज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों, व्यवसायियों और आम लोगों ने जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलेगा। जो सरकार ने जीएसटी फ्री करने का या कुछ दवा पे जैसे जीएसटी लागू रहेगा लेकिन कम रहेगा, कुछ दवा पे जैसे फ्री रहेगा जीएसटी। जैसे जो ज़रूरी दवा है उस पर अगर सरकार उस पर फ्री कर दी है जीएसटी को, उस पर जीएसटी कोई भी प्रकार के नहीं लगेंगे। लगभग 30 दवा पे सरकार ने जीएसटी फ्री किया है, ये बहुत अच्छा किया है। सरकार ने नया जीएसटी फ्री कर दिया है स्टेशनरी सामानों पर, कॉपी किताब, मैप, ग्लोब आदि चीज़ों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा, जिनसे हम बच्चों लोग को सामान लेने और देने में कम पैसे लगेंगे। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमें दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे बहुत सरकारी जगहों पर बच्चों को कॉपी किताब खरीदने में, गरीब किसानों को अपने बच्चे को सामान देने में बहुत दिक्कत होती है, पर अब से वो दिक्कत नहीं होगी। व्यवसाय जो है रफ्तार से बढ़ेगा और इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और इससे बेरोजगारी भी दूर होगी। ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का और ख़ास करके व्यापार जगत के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो 28% जीएसटी लगती थी उसको 18% कर दिया गया है। इससे जो है हम लोगों को, व्यापारियों को माल मंगाने में बहुत सुविधा होगी और वस्तुएं सस्ती भी होगी। सरकार ने जो कदम उठाया है जीएसटी काउंसिल की तरफ से, जो रेट जीएसटी का कम करने का, कस्टमर को इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। जैसे पहले प्राइस जीएसटी की वजह से ज़्यादा आ रहा था, अभी प्राइस भी कम होगा और कस्टमर को पैसा भी बचेगा। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जनजातीय उपयोजना अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने किसानों की आजीविका में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में संस्थान के प्रयासों की सराहना की। श्री वर्मा ने किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेतीबाड़ी करने के लिए भी प्रेरित किया ताकि उपज और आय बढ़ सके। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जामताड़ा में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। जामताड़ा जिले की लगभग 40% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इस अभियान के तहत जिले के 350 गांवों का चयन किया गया है, जहां विकास के काम किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। इस कार्य को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी ब्लॉक लेवल मास्टर पंचायत और गांव के जो मास्टर को प्रशिक्षित करेंगे और फिर ये विलेज लेवल मास्टर स्वयं हर एक गाँव में जाके जो है वहाँ के आदमी सहयोगी और आदि साथी जो हमारे उनको प्रशिक्षित करेंगे ताकि गाँव के लोग जो हैं प्रत्येक गाँव में एक 20 संख्या में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक राहुल रंजन ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री के विकसित भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य उन सुदूरवर्ती जनजातियों तक योजनाएं पहुंचाना है जो अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।
कि विकसित भारत को लेकर एक सोच बन रही है, जिसमें हम अपने सबसे ज़्यादा जो वंचित परिवार हैं, वंचित समाज है, जैसे हमारे आदिवासी समाज है, जिनको अभी तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको किस तरह से सारी सुविधाएं मिल पाए। इसी क्रम को जितने भी हमारे जिला से, प्रखंड से 17 जो मुख्य डिपार्टमेंट हैं, उनका एक अभिसरण होना है। वहीं प्रशिक्षु जमाले राजा ने बताया कि यह कार्यशाला आदिवासियों से जुड़ने और सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में मदद करेगी। निसंदेह ही ये बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, जो एक इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन है, और जहाँ पे लोग किस पद से हैं, किस बैकग्राउंड से है, वो भूल के सब लोग एक साथ एक जगह पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और इससे एक दूसरे को समझने का भी मौका मिल रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को तकनीकी और व्यवहारिक जानकारियां दी गईं। साथ ही अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें योजनाओं से आच्छादित करने की जानकारी दी। जामताड़ा से डीडी न्यूज के लिए उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक जारी है, जिसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत भी शिरकत कर रहे हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक में शिरकत की। इस बैठक में 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने या औपचारिक निर्णय लेने के बजाय भाग लेने वाले समूहों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर आदि के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान बैठक के दौरान होगा। अनंत चतुर्दशी को लेकर राज्य भर में माहौल भक्ति में बना हुआ है। देवघर के बाबा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अनंत चतुर्दशी पर बाबा नगरी देवघर गुलजार है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने अनंत भगवान की कथा सुनी और अनंत धागा भी बांधा। मंदिर के पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि बाबा नगरी में चतुर्दशी मेले में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। आज के दिन बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जो आज अनंत चतुर्दशी को व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और अनंत चतुर्दशी के द्वारा जो बंधन भी होता है वो बंधन करते हैं, धारक करते हैं बंधन में और आशीर्वाद प्राप्ति बाबा वैद्यनाथ जी का, भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसी मान्यता है कि देवघर स्थित बाबा मंदिर परिसर में अनंत कथा सुनने से 100 गुना फल मिलता है। ये बाबा वैद्यनाथ का जो है शक्तिपीठ है और ज्योतिर्लिंग दोनों है। यहाँ का व्रत करने के बाद जो है कि कई गुना, करोड़ों गुना यहाँ फल मिलता है। घर में करने के बाद जो है कि ये एक बार गुना फल मिलेगा और यहाँ अनंत गुना फल मिलता है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। राज्य के अन्य जिलों में भी अनंत चतुर्दशी पर भक्तगण पूजा अर्चना और विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। देवघर से मनीष दुबे की। देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है। श्रद्धालु आज गणपति बप्पा को विदाई देंगे। आज गणेश उत्सव का आखिरी दिन है। इस दिन गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है और उनसे अगले बरस जल्दी आने का आग्रह किया जाता है। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपनी पत्नी के साथ श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में दर्शन और पूजन किया। देश भर में गणपति बप्पा की जयकारों से माहौल इस समय भक्तिमय बना हुआ है। वहीं पुणे में गणपति बप्पा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है और आज ही के दिन गणपति बप्पा को विदाई दी जाएगी और इसी वादे के साथ कि गणपति बप्पा अब अगले बरस फिर जल्दी आना और विघ्नहर्ता कहा जाता है गणपति बप्पा को, सभी विघ्न हरेंगे और सुख समृद्धि का दान भी देंगे। ऐसे में लाल बागचा राजा के दर्शन करने के लिए इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है और लगातार बप्पा के जयकारे लगाए जा रहे हैं।
सरायकेला खरसावां जिले के खूचीडी स्थित कोहिनूर स्टील प्लांट के निदेशकों पर करीब 241 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कंपनी प्रबंधन ने थर्मल पावर परियोजना के लिए 5 अलग अलग बैंकों से 244 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। जांच में खुलासा हुआ कि पावर प्लांट के लिए कोई भी काम शुरू नहीं हुआ और कंपनी के निदेशकों ने यह पैसा अन्य जगहों पर निवेश कर दिया। सीबीआई ने इस घोटाले में कंपनी के निदेशकों और एक बैंक अधिकारी को आरोपी बनाया है। सभी निदेशक फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। मामले की सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले ही यह कंपनी बंद हो चुकी है। जांच में हुए इन बड़े खुलासों से जमींदाता और कर्मचारी हैरान और परेशान हैं। एक तरफ जहां भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, वहीं देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का लेटेस्ट डेटा जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 29 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $3.5 बिलियन का इजाफा हुआ है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $694.23 बिलियन हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार के एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां बढ़कर $583.93 अरब हो गई। भारत के गोल्ड रिजर्व में $1.76 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद ये बढ़कर $86.77 बिलियन हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के शेयर को 2021 से लगभग 2 गुना कर लिया है। विशेष आहरण अधिकार का मूल्य $40 मिलियन बढ़कर $18.78 बिलियन हो गया है। इस साल जुलाई में भारत का व्यापारिक निर्यात 7.29% बढ़कर $37.24 बिलियन हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा $34.71 बिलियन था। देश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, उन्हें तराशने और खेलों के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए लगातार पहल हो रहे हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय खेल नीति ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा खेल संघों को नई ऊर्जा दी है, जिसका पाकुड़ में भी व्यापक स्वागत हो रहा है। पाकुड़ में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने राष्ट्रीय खेल नीति को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से खिलाड़ियों को सुविधा, अवसर और मंच मिलेगा। सरकार ने जो अभी खेल में नीति लाई है, उससे हमें अभी खेल में आगे भी बढ़ सकते हैं और रोजगार भी मिलेगा। ये 2025 में जो हमारा भारत सरकार का खेल नीति आया है, इसमें हमारा बच्चे के जो आगे जाने के बहुत सुविधाएं भी आया और इसका जो आगे पहले जो खेलते थे उसमें इन लोगों को इनकम और नौकरी वगैरह नहीं मिलते थे, तो अभी इसमें इन लोगों को नौकरी और आगे जाने के लिए बहुत सुविधाएं मिल रहा है। खेल विभाग से जुड़े अधिकारियों और खेल संघों से जुड़े पदाधिकारियों ने भी राष्ट्रीय खेल नीति की सराहना की है। उनका कहना है कि नई खेल नीति में खिलाड़ियों के हितों पर विशेष ध्यान दिया गया है। खेल को हाईटेक करने, खेल के माध्यम से रोजगार के अलावे कोचिंग स्किल डेवलप करने पर भी फोकस किया गया है। विश्वविद्यालयों में खेल शिक्षकों की नियुक्ति, प्रत्येक विद्यालयों में ब्लॉक स्तर पर डे बोर्डिंग सेंटर की स्थापना और ऐसे में जो पूर्व खिलाड़ी है उनको चुने जाने की प्राथमिकता कोच के तौर पर या फिर आर्थिक सहायता प्रदान करना, इन सारी सुविधाओं के साथ खेल को निश्चित रूप से राष्ट्रीय पटल से लेकर के ग्रामीण स्तर के पटल पर बढ़ावा देने का कार्य राष्ट्रीय नई खेल नीति करेगी। प्रधानमंत्री जी का जो अपना योजना है, ये नई जो खेल नीति आई है, उससे कई अवसर खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों का द्वार खुलेगा और इनको रोजगार का भी इसमें अवसर मिलेगा। कई लोग अभी भी रेलवे में या फिर सेंट्रल फोर्सेस में कई लोग अभी काम कर रहे हैं, कार्यरत हो रहे हैं। जो लड़के राष्ट्र लेवल या एशियन लेवल के प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या फिर पदक हासिल करते हैं, वो उनका डायरेक्ट नियुक्ति ग्रुप सी या ग्रुप डी में भारत सरकार का जो खेल नीति है उसके तहत उनको प्लेटफॉर्म एक अच्छा मिलेगा। खेल प्रशंसकों को भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय खेल नीति से खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा और वे देश का परचम विभिन्न मंचों पर ऊंचा करने में सफल होंगे। खास करके
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग और कैसे खेल को अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है, विद्यालय है, उन लोगों में कैसे हम लोग खेल को बढ़ावा दे सकते हैं और स्पोर्ट्स को इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंफ्रा का निर्माण के ऊपर भी जोर दिया गया है। साथ ही साथ कोचेस को जो हम लोग अपग्रेड करेंगे आने वाले समय में, भविष्य में उन्हें देश विदेश के विभिन्न कोनों में भेजा जाएगा ताकि उनका अपग्रेडेशन होगा। कोचिंग स्किल्स हमारा जो देश का है वो इम्प्रूव हो सके, इसके ऊपर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय खेल नीति पाकुड़ में एथलेटिक्स के अलावे वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा तथा अवसर मुहैया कराकर उनकी प्रतिभा को निखारने में निश्चित रूप से मददगार होने जा रही है। पाकुड़ से राम प्रसाद। और अब बात करेंगे मानसून की। राज्य में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी जिले के तोरपा में सर्वाधिक 25.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 11 सितंबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 8 सितंबर तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस मानसूनी सीजन में राज्य भर में औसत से 24% अधिक बारिश हुई है। और अब बात करेंगे खेल की। एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में आज भारत का सामना चीन से होगा। बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने आखिरी मुकाबले में भारत का सामना चीन से होगा। भारत की नजर चीन के खिलाफ मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाने पर टिकी होगी। सुपर 4 में भारत 2 मैचों में 4 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि चीन और मलेशिया के 3 अंक हैं। सुपर 4 चरण से शीर्ष 2 टीमें फाइनल में जाएंगी और भारत के लिए एक ड्रॉ भी काफी होगा। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। भाजपा ने सांसदों को दिल्ली बुलाया। कार्यशाला का होगा आयोजन। इंडी गठबंधन भी समर्थन जुटाने की कवायद में जुटा। धनबाद की कतरास अंतर्गत माइनिंग आउटसोर्सिंग साइट पर बड़ा हादसा। 6 मजदूरों की मौत। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। जामताड़ा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्य के मंत्री इरफान अंसारी हुए शामिल। गिरिडीह में आजसू पार्टी की हुई बैठक। और अनंत चतुर्दशी को लेकर राज्य भर में माहौल भक्तिमय। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल हो रहे भक्त।